अगर आपके पास मुंबई के पोस्ट इलाके में करोड़ों रुपए का फ्लैट है जिसका किराया 40,000 रुपये पर मंथ आता है, तो क्या आप 5,000 रुपये की नौकरी करेंगे? 5,000 में से भी 2,000 आपका कन्वेंस खर्च हो जाता है, आने जाने में पेट्रोल का खर्च हो जाता है। यानी पर डे आप 100 रुपये कमाएंगे। क्या कोई करोड़पति आदमी ऐसा करेगा? जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि करोड़पति आदमी 100 रुपये की मजदूरी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन मनोज शाह ने ये ज़रूर करता था, और एक दिन से नहीं, वो पिछले 10 सालों से एक ही राशन की दुकान पर काम कर रहा था जहां उसको 5,000 रुपये महीना मिलते थे। और वो राशन की दुकान 29 मई को बंद कर दी गई, क्योंकि मनोज शाह ने घाटे की नौकरी कर रहा था और दुकान को भी घाटा हो रहा था। है ना अजीब सी बात? लगातार दुकान का घाटा गिरता गया और इसकी वजह से ट्रस्ट ने उस दुकान को बंद कर दिया। दरअसल ट्रस्ट के लोग ऑफ द रिकॉर्ड अगर बताते हैं तो बताते हैं कि मनोज शाह ने बहुत ही तेज़ तर्रार था, नशेड़ी था, हर वक्त नशे में रहता था। कई बार उसको समझाया भी गया, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और इसी वजह से ये दुकान बंद करनी पड़ी। 29 मई को दुकान बंद कर दी गई, यानी 29 मई से लगातार मनोज की नौकरी भी जा चुकी थी और वो घर पर था। और इसके बाद ही कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से सरस्वती वैद्य की हत्या कर दी गई। मैं हत्या इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है और जो इसके फ़ोन से फॉरेंसिक जांच हुई है, जो एविडेंस मिले, वो सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मनोज शाह ने वेब सीरीज़ देखी, गूगल सर्च किया और उसके बाद ही सरस्वती वैद्य का मर्डर किया। हालांकि वो इस मर्डर को सुसाइड का रूप दे रहा है। उसका ये कहना था कि सरस्वती ने जहर खाया और जब वो 3 तारीख को अपने फ्लैट पर आया तो उसने देखा सरस्वती जिंदा नहीं है, वो नीचे पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। और इसके बाद उसने उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ये सब किया जो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। 100 से ज़्यादा बॉडी पार्ट उसने कर दिए थे। उसको ग्राइंडर के थ्रू, उसको भूनने के थ्रू, अलग अलग तरीके से उसने बॉडी को डिकम्पोज किया और यहाँ तक कि डिकम्पोज करने के तरीके के लिए उसने गूगल भी किया। और एक और क्लेम वो लगातार कर रहा है कि वो इस प्रोसेस के बाद, डिकम्पोजिशन के बाद, वो खुद भी सुसाइड करने वाला था। ये कंट्राडिक्शन लगातार उसके बयानों में हो रहा है और ये भी वो लगातार क्लेम कर रहा है कि वो सरस्वती को बेटी की तरह ट्रीट करता था, कभी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। वो तो उसको 10वीं की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, मैथ पढ़ाता था। हालांकि एक बोर्ड भी उस फ्लैट से मिला है जिस पर कुछ सवाल भी मिले हैं, यानी वो पढ़ाई तो जरूर कर रही थी, लेकिन जिस तरह से वो क्लेम कर रहा है कि वो बेटी की तरह ट्रीट करता था, ये तो बिल्कुल डिनाई करने वाली है। और क्योंकि सरस्वती की जो 3 बहनें हैं उन्होंने साफ कहा है कि ये शादीशुदा थे, मंदिर में शादी की थी और ये शादी को लेकर भी घर में डिस्प्यूट हुआ था, बहनों में डिस्प्यूट हुआ था। उन्होंने कहा था कि मनोज शाह ने एक सातिर आदमी, ये उसकी बहनें भी कहती थी, और हम इस शादी के खिलाफ थे और मना भी किया था सरस्वती से कि वो मनोज शाह से दूर रहे, लेकिन सरस्वती ने बहनों की बात नहीं मानी। अब क्या वजह रही ये नहीं कह सकते, लेकिन वो लगातार साथ रह रहे थे। 2014 में जो राशन की दुकान पर सरस्वती की और इसकी मुलाकात हुई, जब सरस्वती पहली बार औरंगाबाद से मुंबई आई थी, और यहीं मार्केटिंग की एक जॉब मनोज शाह ने उसको दिलाई और फिर अपने उस फ्लैट की जिसके 40,000 रेंट आता था, कुछ दिन वहाँ पर रखा और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए और फिर साथ रहने की बात आई और फिर शादी कर ली। लेकिन इसमें जो एक क्लू तो ये कि इसकी पर्सनैलिटी का जो शाह पहलू ये है कि ये बहुत ही रहस्यमय किस्म का व्यक्ति था। करोड़पति था लेकिन 5,000 की नौकरी करता था, ITI था, पढ़ा लिखा था, मैथ पढ़ा सकता था, लेकिन फिर भी 5,000 की नौकरी कर रहा था। एक और बात इसकी जो पर्सनैलिटी में ये है कि दरअसल दोनों का अक्सर झगड़ा हुआ करता था। मनोज शाह ने सरस्वती पर शक करता था, सरस्वती मनोज शाह पर शक करती थी। दरअसल दोनों का एक दूसरे पर बिल्कुल भी मतलब फेथ नहीं था। अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा होता था। अगर ये तो पड़ोसी भी कह चुके हैं कि अगर सरस्वती कहीं बाहर जाती थी तो मनोज शाह ने उस पर नज़र रखता था और देखता था कि वो किसी से बात कर रही है कि नहीं कर रही है। और इसी बात को लेकर सरस्वती भी अगर मनोज शाह से अक्सर कहती थी कि वो देर कहाँ लगा दी उसने, या शाम को अगर वो लेट आता था तब भी कई बार जो है उनका झगड़ा होता था। तो ये जो बात है और जो पुलिस इस पूरे मामले पर देखकर चल रही है, जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि ये जो शक है वही इस हत्याकांड की मेन वजह है। जो मनोज शाह ने है वो शक करता था और ये शक इतना बढ़ गया क्योंकि कुछ दिनों से वो काम पर नहीं जा रहा था, तो किसी बात पर झगड़ा हुआ और झगड़े और मारपीट के जो एविडेंस है वो सरस्वती की बॉडी के जो फ़ोटो लिए थे मर्डर के बाद उससे भी साफ हो रहे हैं। जो मनोज शाह के मोबाइल में फ़ोटो मिले हैं उसमें
सरस्वती की बॉडी पर चोट के निशान थे। और ये बात वो भी स्वीकार कर रहा कि हाँ उसकी मेरी झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। लेकिन ये मारपीट तक सीमित थी या फिर मारपीट के बाद मर्डर तक पहुंच गई बातें? क्योंकि इस पूरे मामले पर आपने देखा होगा कि इसने वेब सीरीज़ देखी OTT प्लेटफॉर्म पर, और श्रद्धा आफ्ताब केस का भी इसने गहराई से अध्ययन किया था। और आफ्ताब और श्रद्धा मामले पे भी आपने देखा होगा जो बाद में जो चीज़ निकल कर आई थी वो ये निकल कर आई थी कि आफ्ताब ये क्लेम कर रहा था कि झगड़ा हुआ और फिर झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि श्रद्धा की मौत हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी मनोज शाहनी और सरस्वती के बीच झगड़ा हुआ हो, शक को लेकर, किसी बात को लेकर, और फिर ये मामला इतना बढ़ गया क्योंकि शराब पीता था और सरस्वती की हत्या हो गई। और उसके बाद सबको ठिकाने लगाने के ये तमाम प्रोसेस जिन्हें किया, जो इसके गूगल सर्च से मिला कि किस तरह से मर्डर के बाद चीज़ें निपटाई जाए ताकि किसी को पता ना लगे। लेकिन मनोज शाहनी लगातार अपने आप को बचाने के प्रयास कर रहा है। जिस तरह से उसने HIV क्लेम किया कि मुझे 2008 से HIV है, जब एक ट्रीटमेंट के दौरान मुझे गलत खून चढ़ा दिया गया था, तब से ही मैं HIV पीड़ित हूँ और इसी वजह से मैंने शारीरिक संबंध नहीं बनाए। तो ये तमाम चीज़ें, हालांकि जो शक की बात है, अगर सरस्वती शक भी करती थी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मामला कहीं ना कुछ तो रहा होगा उसकी पर्सनैलिटी में कि उस पर शक करते थे। तमाम चीज़ों से साफ हो गया कि मनोज शाह ने बहुत ही शातिर है और बहुत ही चालाकी से इसने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। दरअसल जो ट्री कटर का जो इंस्ट्रूमेंट वो लाया था, जिसने उसको यूज़ किया था सरस्वती के बॉडी पार्ट को अलग अलग करने के लिए, उसकी चैन उतर गई थी। और अगले दिन उसको ठीक करवाने के लिए जो दुकान वाले के पास गया तो दुकान वाला ये कहता है कि उसके चेहरे से असल नहीं लग रहा था कि वो किसी जल्दी में है या डरा हुआ है या खौफ में है, यानी ऐसा कुछ भी उसकी पर्सनैलिटी में आपको दिखाई नहीं देगा। और ये बात पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो भी कह रहे हैं कि उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है। सिर्फ चेहरों पर ही नहीं बल्कि उसकी बातचीत में भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा है। दोस्तों यही चीज़ें आपने देखी होगी आफ्ताब केस में भी कि आफ्ताब ने भी कभी अपना गुनाह कबूल नहीं किया और उसको ये पछतावा नहीं था कि श्रद्धा को लेकर उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। तो आप समझ सकते हो कि इस तरह के जो साइकोपैथ व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीते हैं और अगर उनकी खुशी के खिलाफ कुछ भी किया जाए तो वो कहीं भी जा सकते हैं, कितने भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यही जो ह्यूमन साइकोलॉजी देखने को मिली मनोज शाहनी के केस में, और उसको किसी तरह का कोई पछतावा अभी तक नहीं है कि उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया जो लगातार 10 सालों से उसके साथ थी, उस पर विश्वास कर रही हुई थी और तब उसके साथ रह रही थी जब वो HIV पीड़ित था। तो ये एक सीख है लड़कियों के लिए कि वो किसी पर अगर विश्वास करे तो उसको ज़रूर परखे कि वो किस तरह का व्यक्ति है, उसकी साइकोलॉजी किस तरह की है और भविष्य में किस तरह का बिहेव कर सकता है और वो बिहेव उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर भी करें ताकि ये जागरूक जो चीज़ें हैं वो तमाम लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।